एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का हिस्ट्री का थीम नंबर 15 फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 2। पार्ट फर्स्ट हमारा कवर अप हो चुका है एंड उसके अलावा जो भी हमें चीज़ें पढ़नी है टर्म 2 के लिए हिस्ट्री में वो सारी चीज़ें कवर अप हो चुकी है। प्लेलिस्ट गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार चेक कर लेना आप। और नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो बस एक बार जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। आज जो हमें पढ़ना है, जो टॉपिक है हमारे इस वीडियो में, वो है डिफाइनिंग राइट्स, ठीक है। तो बेसिकली हमें इसमें पढ़ना क्या है, देखो जिस तरह से ये लिखा हुआ है उस तरह से समझ में तो नहीं आएगा, बट मैं समझा देती हूँ कि एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। जो भी इंडिविजुअल पीपल्स है, जैसे हम हो गए, आप हो गए, हम सब, ठीक है, हमारे राइट्स किस तरह से डिफाइंड करे गए हैं, किस तरह से डिफाइंड किए जाए उस टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। ऑप्रेस्ड ग्रुप्स, जो ऑप्रेस्ड ग्रुप्स के पीपल्स हैं, ठीक है, उनके पास क्या कोई स्पेशल राइट्स है? जो भी पिछड़ी जाति के लोग हैं, क्या उनके पास कोई स्पेशल राइट्स है या फिर नहीं है, ठीक है। उनके पास कोई स्पेशल राइट्स देने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, ओके। माइनॉरिटीज़ को क्या राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है। और यहाँ तक कि यहाँ पे ये भी क्वेश्चन है कि हु कुड बी डिफाइंड एज अ माइनॉरिटी, कौन से लोग हैं जिनको माइनॉरिटीज़ में लाना चाहिए। मतलब जैसे जो होते हैं जिनकी संख्या कम है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि ये बहुत सारे लोग हैं, ऐसे 10 लोग हो गए और कोई किसी की संख्या सिर्फ एक है। अगर ऐसे होता तो पता चलता कि हाँ ये है, ठीक है। लेकिन इस तरह से तो काउंटिंग हो नहीं रही थी, वहाँ पे बहुत सारे पेपर्स थे, तो ये पता लगाना भी मुश्किल था कि माइनॉरिटीज़ में किन लोगों को रखा जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ओके। अब इन सब के आंसर्स, द आंसर्स वर इवॉल्व थ्रू द क्लासेस ऑफ ओपिनियंस एंड द ड्रामा ऑफ द इंडिविजुअल इनकाउंटर्स। इन सब के आंसर्स मिलना डायरेक्टली इम्पॉसिबल था, ठीक है। अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बहुत सारे थे, और नेहरू जी ने एक बार कहा भी था कि जो हमारे पीपल्स हैं, जो भी हमारे लोग हैं, उनके मन में जो भी चीज़ें चल रही हैं, उनके जो भी डिमांड्स होंगे, उन सबको देखते हुए राइट्स बनाए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंट कंट्री हमारी हो चुकी थी, फ्रीडम हमें मिल चुका था, तो जो भी हमारे पास लोग थे उन सबके मन में, उन सबके दिमाग में, उन सबकी थिंकिंग्स क्या थी, अब डिफरेंट होने लगी थी, ओके। सबके डिफरेंट थिंकिंग थी, तो सारे डिफरेंट थिंकिंग्स को मिला करके जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनके ओपिनियंस जो थे, क्योंकि ये अगर हमारा एक असेंबली है, ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, तो ज़रूरी तो नहीं है कि सारे लोग हिंदू होंगे, सारे लोग, मतलब सबका जो ओपिनियन होगा, जो सबकी थिंकिंग होगी वो सबकी एक होगी, ऐसा नहीं होगा। तो सारे डिफरेंट पीपल्स के थिंकिंग अलग अलग थे, तो क्लासेस क्रिएट हो रहे थे, और इन सब के थिंकिंग से अगर कोई कंक्लूजन निकल कर आता, कोई पॉइंट निकल कर के आता, तो फिर वही ऐड हो जाता, ठीक है, ओके। तो कोई एक कंक्लूजन, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं तो कोई कंक्लूजन निकल कर आता ही आता है, और उसी कंक्लूजन को सारे लोग मानते हैं, ओके। ये हो गया हमारा। अब आगे है द प्रॉब्लम विथ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। अब सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लो, क्योंकि एक अलग से दिया हुआ है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट में जो माइनॉरिटीज पीपल होते हैं, ठीक है, जिनकी संख्या कम होती है, उन सब का एक अलग ही डिमांड होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसा होता है ना कि अगर कोई एक इंसान है और कोई 10 लोग हैं, ठीक है, तो वो 10 लोग एक इंसान पे भारी पड़ जाएंगे। एक अगर इंसान कुछ बोलता है तो वो नहीं सुनेंगे, ठीक है, ऐसा भी होता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है, अगर लीडर होता है तो वो एक होता है और 10 लोग सुनने वाले होते हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट कौन से लोगों के लिए था? जिनकी संख्या कम थी, जो माइनॉरिटीज में आता है, ठीक है, जो माइनर थे, हो गया। अब इनका डिमांड क्यों था सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए, ठीक है, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता था कि गवर्नमेंट में मतलब इनकी कोई सुनेगा नहीं, ओके। इसलिए वो चाहते थे कि उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट मिले। जैसे कि यहाँ पे मुस्लिम की बात होगी तो मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता, मुस्लिम्स जो होते हैं वो अपना अलग गवर्नमेंट बनाते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं, या फिर उनके जो भी लीडर्स होते हैं वो सेपरेट इलेक्शन करके अपना लीडर चुनते हैं, ठीक है। तो इस तरह से होता। On 27 August 1947, B. Pokar Bahadur from Madras made a powerful play on continuing separate electorates. अब separate electorates के लिए देखो, बी पॉकर बहादुर जो है मद्रास के रहने वाले, ठीक है, इनका इलेक्टोरेट को कंटिन्यू करने के लिए एक पावरफुल स्पीच था, ठीक है। इनकी डिमांड जो थी वो काफ़ी पावरफुल रही इसके लिए, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट को डिमांड करने के लिए। उनका ये कहना था कि जो भी हमारे लोग हैं, जो भी मुस्लिम्स हैं, जिनकी संख्या माइनॉरिटीज में हो चुकी है, 1947 की बात हो रही है, और अगस्त, ठीक है, मतलब 15 अगस्त के बाद की ये बात है, जब हमारा डिवीज़न हो चुका था इंडिया पाकिस्तान का, तो उसके बाद की बात हो रही है, ठीक है। तो जो मुस्लिम्स की संख्या कम है तो उनको सेपरेट इलेक्टोरेट देना चाहिए, मतलब कि वो जो चाहते हैं वो कर सकते हैं,
कहने का मतलब ये है कि अगर वो चाहते कि उनका लीडर कोई और है, वो खुद से अपना लीडर चुने, तो वो उन्हें मिलना चाहिए। जो बहुत सारे लोग हैं उनके साथ वो मतलब उनकी भी जो भी डिमांड्स हैं या फिर उनकी जो मर्जी है वो भी चलनी चाहिए, ठीक है। ये है ओनली सेपरेट इलेक्टोरेट्स वुड इंश्योर दैट मुस्लिम्स हैड मीनिंगफुल वॉइस इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। उनका ये क्या कहना था कि सिर्फ सेपरेट इलेक्टोरेट्स ही है जो क्या कर सकता है, मुस्लिम को इंश्योर कर सकता है कि उनकी वॉइस जो है वो मीनिंगफुल होगी गवर्नेंस ऑफ द कंट्री में, ठीक है। मतलब अगर कंट्री की गवर्नेंस है तो उसमें मीनिंगफुल वॉइस कब होगी मुस्लिम्स की, जब उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिलेंगे, जब ये खुद से सारी डिसीजंस अपने करेंगे, ओके। अब इसके अपोजिट में बहुत सारे लोग खड़े थे, जो हमारे लीडर्स थे वो इनके अपोजिट में खड़े थे। क्यों सेपरेट इलेक्टोरेट के अपोजिट में थे, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट की वजह से ही डिवीज़न बहुत ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। आर.वी. धुलेकर, सरदार पटेल, गोविंद बल्लभ पंत, ये सब क्या थे, ये सेपरेट इलेक्टोरेट की आइडिया के अपोजिट में खड़े थे, ठीक है। ये उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। क्यों, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता था कि सेपरेट इलेक्टोरेट की वजह से जो हमारे माइनॉरिटीज़ में पीपल हैं वो भी मतलब आगे चल कर के उन्हें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, उन्हें भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, और एक तो क्या होगा कि वो बाकी सबसे अलग हो जाएंगे, ठीक है। मतलब जो सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग, मतलब ये बहुत सारे लोग हो गए और ये माइनॉरिटीज वाले पीपल हो गए, तो ये क्या होंगे, इधर अलग आ जाएंगे, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट की वजह से साथ में नहीं रह पाएंगे ये। अब देखो एक चीज़ और आती है कि इस चीज़ को, सेपरेट इलेक्टोरेट को बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे थे और बहुत सारे जो थे वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। नॉट ऑल मुस्लिम्स सपोर्टेड द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स। जैसे कि एग्जांपल में है बेगम आइजाज रासूल, ये सब इन्होंने सपोर्ट नहीं किया। इनका भी कहना था कि बाद में चल करके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ सकते हैं, और जो माइनॉरिटीज़ पीपल हैं उनको भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे सेपरेट इलेक्टोरेट की वजह से। बहुत सारे झगड़े और मतलब सारी चीज़ें ऐसे होंगी ही होंगी, मतलब जो अपोजिट में होंगी, ठीक है। मतलब कि खुशियाँ यहाँ पे नहीं, सिर्फ गम ही गम होगा, सारे लोग ऐसे ही झगड़े करते रह जाएंगे। ये होगा बाई 1949 most Muslim members of the Constituent Assembly were agreed that separate electorates were against the interest of the minorities, ठीक है। और 1949 तक मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स इस चीज़ के लिए एग्री हो गए। उन्हें भी ऐसा फील हुआ कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स है वो माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है, ठीक है। ये उन्हें भी फील हो गया, इस चीज़ से वो एग्री कर रहे थे, ठीक है। अब हमारे पास आगे क्या है, तो आगे 3.2 वी विल नीड मच मोर दैन दिस रिजोल्यूशन, ठीक है। E.N.G. रंगा, इनका क्या कहना था, ये एक सोशलिस्ट थे हु हैड बीन अ लीडर ऑफ द पीजेंट मूवमेंट। पीजेंट मूवमेंट के ये लीडर थे। अर्ज दैट द टर्म माइनॉरिटीज बी इंटरप्रेटेड इन इकोनॉमिक टर्म्स, ठीक है। माइनॉरिटीज़ मतलब इनके लिए जो माइनॉरिटीज़ और माइनॉरिटीज़ में जो पीपल्स थे वो कौन थे, जो पुअर पीपल्स थे, जो निचले पिछड़े जाति के लोग थे, इनके लिए माइनॉरिटीज़ में वो आते थे। इनका कहना था कि सारी चीज़ें तो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में हम बहुत सारे राइट्स ला करके रख देंगे, ठीक है। अभी जैसे हमारे पास एजुकेशन, राइट्स ऑफ एजुकेशन, ये सब सारी चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें हम ला करके रख तो देंगे, लेकिन जो हमारे पुअर पीपल्स हैं, जो पिछड़े जाति के लोग हैं, क्या एग्जैक्टली उनको इस चीज़ से फ़ायदा होगा। क्योंकि देखो एक तो कि इनके पास पहले से ही एजुकेशन कोई मिली नहीं है, और बाद में भी अगर इन्हें कोई बताया ही ना, फॉलो ही ना हो स्ट्रिक्टली कि हाँ इनके पास क्या क्या है, इनको पता ही ना हो, तो क्या फ़ायदा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अभी भी हमारे पास बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के बाद आप देख लो, अभी की बात हो रही है यहाँ पे, हमारे पास बहुत सारे पुअर पीपल्स हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारी कंट्री में जिनको उनके राइट्स पता ही नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से अभी भी वो सफ़र कर रहे हैं पहले की तरह ही, ठीक है। तो इनका मानना था कि जो पुअर पीपल है, एन.जी. रंगा का मानना था कि पुअर पीपल्स और जो पिछड़े जाति के लोग हैं उन सब, वो सब उनके लिए माइनॉरिटीज़ हैं, और एग्जैक्टली जो राइट्स हैं उनके वो उन्हें बताया जाए, उन्हें आरक्षण ये सब दिया जाए, ठीक है। अब देखो है जयपाल सिंह, ओके, स्पोक इलोक्वेंटली ऑन द नीड टू प्रोटेक्ट द ट्राइब्स एंड एश्योर कंडीशंस दैट कुड हेल्प देम कम अप टू द लेवल ऑफ द जनरल पॉपुलेशन, द नीडेड प्रोटेक्शन, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। अब जयपाल सिंह का क्या कहना था, इन्होंने भी इस चीज़ पे बोला है, ट्राइब्स के लिए खड़े हुए हैं, उनके लिए इन्होंने कहा है कि हमें ऐसे कंडीशंस लानी चाहिए, हमें ऐसे मतलब बदलाव लाने चाहिए जिसकी वजह से जो हमारे ट्राइब्स हैं, आदिवासी लोग, जो पुअर पीपल्स हैं, वो लोग भी सारे जनरल पॉपुलेशन की लेवल में आ जाएं, उन्हें भी पता चल जाए कि उनके क्या राइट्स हैं। और तो और देखो यहाँ पे बात ये भी है कि उन्हें राइट्स मिल भी जाए ना, मतलब राइट्स अगर उन्हें रिजर्वेशन ऑफ सीट्स आज नहीं मिलती तो शायद वो
पहले से तो वो एजुकेटेड थे नहीं, उनके पास इतने पैसे वैसे भी नहीं होते कि वो पढ़ पाते, ठीक है। तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की वजह से आज बहुत आगे बढ़ गए हैं, ठीक है। तो इनका कहना था कि उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए, उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाए और रिजर्वेशन ऑफ सीट्स भी कुछ दिया जाए, ठीक है, ताकि जो बाकी के लोग होंगे उन्हें मतलब ये ज़रूरी होगा कि वो सुने ही सुने, ठीक है। जो पीछे के लोग हैं, जो ट्राइब्स पीपल हैं, उन लोगों की बात भी बाकी के लोग सुनेंगे, ये उनकी मजबूरी होगी, उन्हें सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ओके। आगे हमारे पास है 3.3 वी वर सप्रेस्ड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स से सप्रेस्ड होते आ रहे हैं, ठीक है, कुछ ले जा रहे हैं। ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट अम्बेडकर हैड डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द डिप्रेस्ड कास्ट्स and Mahatma Gandhi had opposed it, arguing that this would permanently segregate them from the rest of the society. Okay? तो नेशनल मूवमेंट के टाइम में अम्बेडकर जी ने, भीमराव अम्बेडकर ने भी सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की थी डिप्रेस्ड कास्ट के लिए, ठीक है। लेकिन महात्मा गांधी ने इसको अपोज किया था, ठीक है, इसके खिलाफ थे वो। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था, वो ऐसा कहते थे कि ये जो हमारा है, ये सेपरेट इलेक्टोरेट, उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे पीपल्स हैं, जो डिप्रेस्ड कास्ट के लोग हैं, वो और भी अलग हो जाएंगे रेस्ट ऑफ द सोसाइटी से, ठीक है, परमानेंटली। जेन नाप्पा, ठीक है, इनका क्या कहना था? इनका कहना था पॉइंटेड आउट दैट न्यूमेरिकली द डिप्रेस्ड कास्ट वेयर नॉट अ माइनॉरिटी, ठीक है। देयर सफरिंग वॉज ड्यू टू देयर सिस्टमैटिक मार्जिनलाइजेशन, दे हैड नो एक्सेस टू एजुकेशन। अब देखो इनका क्या कहना था, इनका कहना था कि जो हमारे पीपल्स हैं डिप्रेस्ड कास्ट वाले, वो इसलिए पीछे नहीं है क्योंकि उनकी संख्या कम है, वो माइनॉरिटी में है, ठीक है, क्योंकि वो आज भी 25 to 20% है, ठीक है। वो क्यों सफ़र कर रहे हैं इन चीज़ों से? सिस्टमैटिक मार्जिनलाइजेशन की वजह से, और उनके पास एक्सेस टू एजुकेशन नहीं है इसकी वजह से, ठीक है। उनके पास मतलब इतनी सुविधा नहीं है कि वो एजुकेशन गेन कर सके और वो गवर्नमेंट में आ सके, ठीक है। ये सारी चीज़ें उनकी कहनी थी, उनका कहना था, ठीक है। 4 क्या हमारा, द पावर ऑफ द स्टेट। अब हम पावर के बारे में पढ़ने वाले हैं। द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर 3 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। ये हमें अभी भी पता है, यूनियन और ये स्टेट और कॉन्करेंट, ठीक है। इन तीनों लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें शामिल है। कुछ चीज़ें हैं जिसका डिसीजन यूनियन लेती है, कुछ चीज़ें हैं जिसको सिर्फ स्टेट डिसाइड करता है, और कुछ चीज़ें हैं जो कॉन्करेंट में आती हैं, ठीक है। आर्टिकल 356 gave the center the power to take over a state administration on the recommendation of the governor, ठीक है। गवर्नर के रिकमेंडेशन पे क्या हुआ था, सेंटर के पास ये पावर आई थी टू टेक ओवर अ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब हमारे पास देखो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सेंटर को मिली, कुछ चीज़ें जो शेड विथ स्टेट और कुछ सिर्फ स्टेट की थी, ओके। तो कस्टम ड्यूटीज़ एंड कंपनी टैक्सेस सेंटर को मिली, इनकम टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी शेयर देम विथ स्टेट ड्यूटीज होली टू द स्टेट्स मीनवाइल कुड लेवी एंड कलेक्ट सर्टेन टैक्सेस ऑन देयर ऑन। कुछ टैक्सेस हैं जो खुद कलेक्ट करती हैं स्टेट्स, तो उसमें देखो क्या क्या आ जाती हैं, लैंड प्रॉपर्टी टैक्सेस, सेल्स टैक्स एंड ह्यूजली प्रॉफिटेबल टैक्स ऑन बॉटल लिक्विड, ठीक है। तो हम ये सारी चीज़ें ज्योग्राफी में पढ़ते आते हैं, ठीक है। पढ़ा भी हमने ज्योग्राफी में कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो स्टेट लिस्ट में आती हैं, यूनियन लिस्ट में आती है और कॉन्करेंट में आती है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको डिवाइड किया गया है, जिसका डिसीजन कौन लेती है, तो कुछ का सेंटर लेती है, कुछ का स्टेट और कुछ का कॉन्करेंट, ठीक है। तो द सेंटर इज़ लाइकली टू ब्रेक। अब ये सेंटर ब्रेक कब हो सकता है, कब हो जाता, तो उस टाइम की ये बात हो रही है कि के संथनम जो है फ्रॉम मद्रास फेल टू स्ट्रेंथन नॉट ओनली द स्टेट बट ऑल्सो द सेंटर। इनका कहना था कि स्टेट को ही नहीं बल्कि सेंटर को भी मजबूत बनाया जाए, ओके। द राइट्स ऑफ द स्टेट्स वेर मोस्ट इलोक्वेंटली डिफेंडेड बाय हिम। उनके द्वारा स्टेट्स के राइट भी डिफेंड करे गए। अब देखो कैसे, क्योंकि उन्होंने बाय ट्रांसफरिंग सम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पावर्स टू द स्टेट्स। कैसे स्टेट्स के पावर को डिफेंड किया गया, तो कुछ राइट्स जो हैं, जो सेंटर है हमारा, सेंटर के राइट्स को, यूनियन के राइट्स को स्टेट को ट्रांसफ़र करके, ठीक है। स्टेट्स को कुछ राइट्स मिल गए, तो स्टेट के राइट्स क्या हो गए, डिफेंड हो गए, बच गए, ठीक है, उनके सुरक्षा मिल गया। अब देखो आगे क्या हमारे पास, तो हमने ये तो पढ़ लिया, सेंटर इज़ लाइकली टू ब्रेक। देखो कुछ और चीज़ भी देख लो, इसमें इतना ही लिखा है इसलिए ज़्यादा नहीं समझाया मैंने।
तो यहाँ पे क्वेश्चन होगा ना कि ये ब्रेक कैसे हो सकता है। तो ब्रेक इसलिए हो सकता है क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा जब जिम्मेदारी होगी, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो किसी के पास भी जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, ओवर हो जाता है कोई चीज़, तो वो अच्छे से संभाल नहीं पाता और अच्छे से काम नहीं कर पाता है। तो वैसे ही अगर ट्रांसफ़र नहीं करता वो अपने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को स्टेट को नहीं देता, तो वो बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के नीचे दब जाता और वो टूट जाता, मतलब अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता। ठीक है, इसीलिए ये लाइन बोला गया है। आगे देखो हमारे पास क्या है। आगे हमारे पास वॉट वी वॉन्ट टुडे इज़ अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। आज हम क्या चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहते हैं। ठीक है, और इसके लिए क्या करना है हमें, देखो द नीड फॉर अ स्ट्रॉन्ग सेंटर हैड बीन अंडरलाइंड ऑन न्यूमरस ओकेजन सिंस द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड बिगन इट्स सेशन। जब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपने सेशन स्टार्ट करे हैं तब से ये एक बन गया है। ठीक है, मतलब इसको एक इम्पॉर्टेंट माना ही गया है। ठीक है, द नीड फॉर अ स्ट्रॉन्ग सेंटर हैड बीन अंडरलाइन, इसे अंडरलाइन किया गया है बहुत सारे ओकेजन्स पे जब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारा स्टार्ट हुआ है, उसके सेशंस स्टार्ट हुए हैं। Ambedkar had declared that he wanted a strong and united center much stronger than the center we had created under the Government of India Act of 1935। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो हमारे पास सेंटर हमने बनाया था उससे भी स्ट्रॉन्गर सेंटर हमें यूनाइटेड सेंटर अभी बनाना है, डिक्लेयर करना है। ठीक है, हम चाहते हैं। गोपाल स्वामी अयंगार, इनका क्या कहना था, इन्होंने क्या डिक्लेयर करा, तो डिक्लेयर दैट द सेंटर शुड बी मेड एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल। जितना स्ट्रॉन्ग पॉसिबल हो सकता है हमें उतना स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाना चाहिए। ठीक है, ताकि हमें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, अभी के साथ साथ फ्यूचर में भी फायदा हो। बालकृष्ण शर्मा, ओनली स्ट्रॉन्ग सेंटर कुड प्लान फॉर द वेल बींग ऑफ द कंट्री, मोबिलाइज द अवेलेबल इकोनॉमिक रिसोर्सेज, एस्टैब्लिश अ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंड द कंट्री अगेंस्ट फॉरेन एग्रेशन। देखो इनका क्या कहना था कि अगर एक स्ट्रॉन्ग सेंटर हम बना लेते हैं तो ये हमारी कंट्री के वेलबींग के लिए, इसकी भलाई के लिए, हमारी कंट्री की भलाई के लिए वो प्लानिंग करेगा। जो भी हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारा, जो फॉरेन एग्रेशन है, वो सब के लिए कोई ना कोई अच्छा ही डिसीजन लेगा। ठीक है, जो भी इन चीज़ों को लेकर के जो भी हमारे पास बातें आएंगी सबका डिसीजन वो अच्छे से लेगा। ठीक है, जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना अच्छा से। 5 क्या हमारे पास, द लैंग्वेज ऑफ द नेशन। अब बात आती है लैंग्वेज की, पावर की तो बात हो गई, अब क्या लैंग्वेज क्या होना चाहिए। तो बाय द 1930s द कांग्रेस हैड एक्सेप्टेड दैट हिंदुस्तानी आउट टू बी द नेशनल लैंग्वेज। हिंदुस्तानी को नेशनल लैंग्वेज के रूप में लिया गया, एक्सेप्ट करा गया। क्यों, क्योंकि ये हिंदी और उर्दू दोनों से मिलकर के बना हुआ था हिंदुस्तानी। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आ जाती है, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों की बात हो गई, दोनों शामिल हो गए, तो सारे लोगों ने इसको लगभग एक्सेप्ट कर ही लिया था। ठीक है, वॉज अ पॉपुलर लैंग्वेज ऑफ अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल। हमारे कंट्री के लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल ये लैंग्वेज बोलते थे, इसलिए इसे एक्सेप्ट कर लिया गया आराम से। अब आगे हमारे पास क्या है, फ्रॉम द एंड ऑफ 19th सेंचुरी हिंदुस्तानी एज अ लैंग्वेज हैज़ बिन ग्रेजुअली चेंजिंग। लेकिन 19th सेंचुरी के एंड में ही हिंदुस्तानी क्या हो गया, ये लैंग्वेज जो है धीरे धीरे चेंज होने लगा। मतलब इस हिंदुस्तानी लैंग्वेज में से जो उर्दू वर्ड था वो निकलने लगा और ये सिर्फ हिंदी बच जाने लगा, और सिर्फ हिंदी को कोई भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। मतलब हिंदू लोग तो एक्सेप्ट कर लेते जो हिंदी बोलने वाले थे, लेकिन मुस्लिम्स इसको एक्सेप्ट नहीं करते और जो बाकी के लोग थे वो। ठीक है, 5.1 अ प्ली फॉर हिंदी। ओके, आरवी धुलेकर, अब इन्होंने क्या करा, ये कांग्रेसमैन थे फ्रॉम द यूनाइटेड प्रोविंसेस। ठीक है, मेड एन एग्रेसिव प्ली दैट हिंदी बी यूज्ड एज लैंग्वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। इन्होंने क्या कहा, इनका बहुत एकदम पावरफुल डिमांड था कि हिंदी को क्या बना दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए लैंग्वेज के रूप में यूज करा जाए। ठीक है, इनका ये कहना था, ये चाहते थे कि हिंदी लैंग्वेज को ही अपना जो है नेशनल लैंग्वेज बना दिया जाए। ओके, पावरफुल डिमांड था। और एक बार और इन्होंने यहाँ पे तो पहले हो ही गया, इसके बाद एक बार इन्होंने और इस पर डिमांड करी थी, अच्छा खासा भाषण दे दिया था। ठीक है, आगे हमारे पास है 5.2 द फियर ऑफ डोमिनेशन। ओके, अब है श्रीमती जी दुर्गाबाई फ्रॉम मद्रास इन्फॉर्म द हाउस दैट द ऑपोजिशन इन द साउथ अगेंस्ट हिंदी वॉज वेरी स्ट्रांग। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो श्रीमती जो जी दुर्गाबाई हैं, इन्होंने क्या बताया कि जो अपोजिशन है, जो अपोजिट में पीपल खड़े हैं साउथ में, वो बहुत ही ज़्यादा हैं हिंदी के अपोजिट में। ठीक है, वो नहीं चाहते हैं हिंदुस्तानी, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन हिंदी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है। और आज या फिर हमारे आने वाले फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर हम हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बना देते हैं तो। ठीक है, श्री शंकरराव देव, ये कांग्रेसमैन थे। ठीक है, और महात्मा गांधी के फॉलोअर भी थे। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने भी हिंदुस्तानी को एक्सेप्ट करा था एज द लैंग्वेज ऑफ द नेशन, लेकिन ये भी हिंदी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, T.A. Ramalingam Chettiar from Madras emphasized that whatever was done had to be done with caution and the cause of Hindi would not be helped if it was posed too aggressively. ठीक है, अब देखो
टी.ए. रामालिंगम चेटियार, ये मद्रास से हैं और इनका क्या कहना था, इन्होंने कहा कि जो भी चीज़ें हमें करनी है, ठीक है, हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं हमें बहुत ही ज़्यादा सावधानी से करनी चाहिए। और अगर हम हिंदी को भी बनाना चाहते हैं, ठीक है, नेशनल लैंग्वेज, तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, सबके मतलब जो भी है सबके डिसीजंस हैं उनको भी इसमें शामिल करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जैसे होता है ना कि अगर हम किसी का दिल जीत लेते हैं, अगर कोई भी इंसान है, अगर हम उसको किसी भी काम करने के लिए मना लेते हैं तो फिर सही है, वो किसी भी चीज़ में हाँ कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर हम कंप्लीटली उसको फोर्स करेंगे कि नहीं तुम ये काम करो ही करो, तो वो बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है। तो उनका यही कहना था कि हम जो भी कर रहे हैं वो हमें सावधानी से करनी चाहिए, ठीक है। अगर लोग नहीं चाहते तो हमें फोर्स नहीं करना है हिंदी के लिए, अगर वो मान जाते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन इसे पोस्ट नहीं करना है, थोपना नहीं है किसी भी इंसान पे, हमारे जो पीपल्स हैं उन पे थोपना नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ही इसीलिए जा रहा था ताकि सारे लोगों का जो है डिसीजन इसमें शामिल हो, सारे लोगों की जो इच्छा है वो शामिल हो, ठीक है। तो गाइस ये चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों का आप देख लेना एक बार जा करके, और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और ये तो हमारा हिस्ट्री का कवर अप हो चुका है, और हिस्ट्री में अगर आप कुछ और चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।